आवाज़ का तो सर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लिखने का शौक पड़ा था जब मैं आई थिंक प्लस वन प्लस टू में था। तो मैंने अपना एक गाना लिखा था और वो एनर्जी ही आई थिंक कि जब भी कोई इंसान लो फील करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं किक करती है आपको, क्योंकि साढ़े पंजाबी बंदे बनाते भी थोड़े चकवे गाने हैं। ओवरऑल बहुत हाई व्यूअरशिप है। मतलब 100 मिलियन प्लस होना, इट्स रियली एन अचीवमेंट। जी तो सर। मतलब उसके बाद भी हाउ यू फील, इतने ग्राउंडेड आप कैसे रहते हो, इतनी हम्बलनेस आप में कहाँ से आई है, ये जरूर समझना चाहेंगे सब। मेरा विजन है कि मेरे धार्मिक गाने काश स्कूल में प्रेयर लग जाए। मैं चाहता हूँ ये कि बच्चे गाएं सुबह प्रेयर में। वेरी नाइस। तो मैंने वो प्रेयर लिखी थी, सतनाम वाहे गुरु के सब कुछ देण वाला भी वही सब कुछ खोण वाला भी हो। जिस गन कल्चर इतना ज़्यादा रहा है, आपके सॉन्ग्स में ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं देखी गई। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द गन कल्चर। सर मैं ये चाहता हूँ कि कभी मेरे गाने पे, मेरे किसी भी गाने पे, किसी फंक्शन में गोली ना चले और उस गोली से कोई मरे ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद राजीव। यहाँ हम आपको मिलवाते हैं लाइफ के हीरोज़ के साथ, चैंपियंस के साथ और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ। आज भी हमारे साथ एक बहुत शानदार शख्सियत मौजूद हैं जो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के सेंसेशन हैं, पैशन है। ये सेल्फ ड्रिवन है, सेल्फ रिटन है और सेल्फ मेड भी हैं। वेरी हम्बल पर्सनालिटी, जिनके व्यूज़, सॉन्ग्स के जो व्यूज़ हैं वो 100 मिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस करते हैं, उसके बाद भी बहुत हम्बल पर्सनालिटी रखते हैं। हिंदुस्तान में बॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। बॉलीवुड में कोई मूवी शायद ऐसी बनती होगी जिसमें पंजाबी म्यूजिक का कंट्रीब्यूशन ना हो, और इन्होंने अपने एफर्ट से उस मैजिक कोड को भी क्रैक किया हुआ है। एक बहुत बड़ी मूवी का हिस्सा रहे हैं। अक्षय कुमार के साथ एक बड़ी मूवी में इन्होंने बड़ा हिट सॉन्ग दिया है। आइए वेलकम करते हैं नन अदर देन सेंसेशन गुरनजर जी। वेलकम। थैंक यू सो मच राजीव सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ग्रेट 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 टू हैव यू टुडे। थैंक यू सो मच सर। गुरनजर जी, आपकी आवाज में जो मैजिक है ना, आपको पहली बार कब लगा कि यही आपका एक पैशन है, यही आपके लिए एक करियर है, यही आप इसमें आपको आगे बढ़ना है? आवाज़ का तो सर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लिखने का शौक पड़ा था जब मैं आई थिंक प्लस वन प्लस टू में था। तो मैंने अपना एक गाना लिखा था और मैंने उसे रिकॉर्ड करवाया ऐसे ही। पैसे तब होते नहीं थे, तो जो भी हमारे स्कूल के म्यूज़िक टीचर थे उनके घर जाकर उनको बोला कि सर मुझे एक गाना रिकॉर्ड करना है, कि आप प्लीज़ कर दोगे? तो उन्होंने भी किया वो गाना रिकॉर्ड। और जब वो गाना मैंने अपने दोस्तों को सुनाया तो उन्होंने बोला यार ये लिखा भी अच्छा है तूने और सुनने में भी अच्छा लग रहा है, मतलब बढ़िया काम किया तू। तो फिर उस टाइम ना इंफ्रारेड वाले फ़ोन्स होते थे, एक दूसरे से जोड़ के उनको मैं शेयर करता था वेरी सबको, गुड। धीरे 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 करके टाइम लगता था उसको जाने में। ब्लूटूथ वाला फ़ोन था नहीं तब मेरे जी। पास। तो जब सबने अप्रिशिएट किया तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ से ज़्यादा कि मुझे ये अच्छा लगने लगा कि मैं कुछ खुद क्रिएट कर रहा हूँ, सेल्फ रिटन सेल्फ कंपोज्ड। तो उसके बाद मुझे शौक हो गया। मैं जॉब करता था, छोटे मोटे कहीं से पैसे जितने भी इकट्ठे होते थे, तो फिर आदमी ढूंढता था कितने पैसों में कौन इसका म्यूज़िक कर सकता है और कौन रिकॉर्ड कर सकता है। तो वो रिकॉर्ड करके फिर मैं, उस टाइम ऑर्कुट चलती थी, फेसबुक नई नई आई थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे अपलोड कर देता था और बस चाहे थोड़े लोग सुनते थे तो अच्छा लगने लग गया था। बिल्कुल। यस। तो हाँ, 10-15 साल पहले अगर हम जाएं तो ऑर्कुट वाज वेरी फेमस सोशल मीडिया। जी सर। यस यस यस, हमारी जनरेशन रिलेट कर सकती है। मुझे लगता है आज की जनरेशन ने तो ऑर्कुट का नाम भी नहीं सुना होगा। नहीं, इनको शायद नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं पता होगा। हाँ। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी बॉलीवुड में मूवी जो है जी सर। वो पंजाबी म्यूजिक के बिना कंप्लीट नहीं होती। जी। कोई भी उठा लें, हम कितने भी बड़े बजट की मूवी उठा लें, एक पंजाबी म्यूजिक तो उसमें आना ही आना है, मस्ट है। जी। तो पंजाबी म्यूजिक वैसे भी बड़ा ग्रो कर रहा है। जी। क्या फ्यूचर देखते हैं आगे, क्या किस तरह का इट्स हैपनिंग मोर एंड मोर? यस सर, मेरे ख्याल से काफ़ी पहले से चलता आ रहा है वैसे तो ये। मैं ये कहूँगा कि पंजाबी गाने बहुत टाइम से आ रहे हैं, अब ज़्यादा हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है पहले नहीं आते थे। पहले जेज़ी सर के कितने गाने हैं जो फिल्मों में रहे हैं, और पंजाबी होते हुए भी वो गाने ग्लोबल हिट थे। और मास्टर सलीम सर के कितने गाने हैं जो बॉलीवुड में हैं। और मलकीत सिंह सर अपना उदू बाद मैनू नाम नहीं याद आ रहा।
देर There have been many, yes. बहुत पंजाबी आर्टिस्ट हैं जिनके गाने बहुत टाइम से फिल्मों में आ रहे हैं और तब से ही सुपर हिट हैं वो गाने। तो बेसिकली पंजाबी मुझे यूँ लगती है, जो पंजाबी एनर्जी है ना, वो एनर्जी ही हाई है। तो वो एनर्जी ही आई थिंक कि जब भी कोई इंसान लो फील करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं किक करती है आपको, क्योंकि साडे पंजाबी बंदे बनाते भी थोड़े चकवे गाने हैं। और पैरेलली मेलोडी के अंदर भी, मतलब देर आर लॉट ऑफ पंजाबी आर्टिस्ट हु आर वेरी गुड इन क्रिएटिंग मेलोडीज, और पंजाबी होते हुए भी वो गाने सारे हिंदुस्तान के लोग सुनते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं उनके। तो बेसिकली ये एनर्जी ही वर्क करती है। आप ठीक कह रहे हैं, हिंदुस्तानी नहीं, मुझे लगता है पंजाबी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो सारी दुनिया में बोली जाती है। बिल्कुल। आप कनाडा से लेके न्यूजीलैंड तक, 2 डिफरेंट पोल्स ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ दोनों तरफ सब जगह पंजाबी इतना मौजूद है। इवन अगर हम क्रॉस बॉर्डर की भी बात करें, पाकिस्तान में भी इतनी बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री चलती है, पंजाबी म्यूजिक वहाँ भी सुना जाता है। जी। सारी दुनिया में ही पंजाबी म्यूजिक सुना जाता है। यस सर। शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बिल्कुल। बस जुड़ जाती है दिल से। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो पंजाबी बोल नहीं पाते, लेकिन जब आप उनसे पंजाबी में बात करते हो वो समझते हैं, और वो हमेशा ये बोलते हैं कि यार मीठी लगती है, सुनने में अच्छा लगता है। इस बात में मैं कहूँगा, यूरोप के इवन क्लब्स में अगर आप जाओगे ना, वहाँ पर लोग हिंदी पंजाबी कुछ नहीं समझते, बट वहाँ भी पंजाबी गाने चल रहे होते हैं। सर मैं जापान गया था 2017 में, मुझे आज भी याद है। मेरा शो था जापान, कोबे में, बहुत छोटा शहर है जापान का। तो मेरा जब शो ख़त्म हुआ उस दिन हेलोइन नाइट थी, और हेलोइन है ही जापानीज़ फेस्टिवल आई थिंक। तो उस रात को मैं अपने बैंड के साथ क्लब हॉपिंग की वहाँ पे। तो छोटे छोटे से क्लब्स हैं वहाँ पे, बहुत छोटे छोटे से बार्स हैं, और एक जो मुझे उनका सबसे बड़ा क्लब मिला था, आई थिंक वहाँ जब मैं गया तो वहाँ हद से हद 150 लोग ही आ सकते थे। यहाँ पे तो इंडिया में ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े क्लब्स हैं, शायद मैं गलत हूँ, हो सकता है वहाँ पे बड़े क्लब्स हों, लेकिन मुझे वो सबसे बड़ा उस मे भी उस सिटी के अंदर वो हाँ, उस साइज का क्लब होगा। तो वहाँ पे आराम से चिल कर रहे हैं, सब इंग्लिश गाने सुनते हैं, इंग्लिश तो वैसे ही इंटरनेशनल स्पेनिश गाने चल रहे हैं। वहाँ पे गाना बजा, नहीं तू हुणे हुणे हुई मुटियार मुटियार, तो और ना मैं अपने लेफ्ट और राइट देख रहा था, कोई इंडियन नहीं था वहाँ, हम मेरे और मेरे दोस्तों के अलावा, और क्या वाइब कर रहे थे लोग। आई थिंक सबसे बड़ा श्रेय तो उस गाने को मैं ज़रूर दूंगा, और सर को दूंगा, लाभ जंजुआ सर। मेरे ख्याल से वो सब तो पहला पंजाबी गाना जो ग्लोब दे उत्ते कोई ऐसी कंट्री, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा डीजे, कोई ऐसा क्लब, कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जहां वो पंजाबी गाना नहीं बजा। तो सबसे पहला बेंचमार्क अगर किसी पंजाबी गाने ने सेट किया तो वो नी तू हुणे हुणे हुई मुटियार, क्या बात, पंजाबी एमसी। तो हैट्स ऑफ टू देम। क्या बात, सो वेल नोन। बट आप भी पीछे नहीं है इसमें, आपने भी मरजावा इतना बड़ा सुपर हिट सॉन्ग दिया है, वो भी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार के साथ, अक्षय कुमार के साथ। नहीं, आई एम थैंकफुल। उसके बारे में जरूर बताइए, वो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। सर आई थिंक मुझे यूँ लगता है कि आप बस काम करते रहिए, वो रस्ते रब खोलदा थोड़े लिए, है ना। मैं जे सच्ची गल करा तो मैं फिल्म ਲਈ गाने बनाने च कदे भी उन्ना इच्छुक नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो लोग गाने ना बहुत बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं। बट अगर मैं मरजावा की बात करूं, सो दैट वाज टाइम मैं ऐसे ही घर पे बैठा था, कोविड का टाइम था, तो मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया, यार तेरे रोमांटिक गाने अच्छे होते हैं, तो 2-3 भेज। तो मैंने वो गाना उनको भेजा, उन्होंने अक्षय सर को सुनाया, ही लाइक्ड इट, और बोलते ये हमारी फिल्म शूट हो रही है तो ये आप बना के भेजो। मैंने वो गाना अपने ही बेडरूम में सेटअप लगा रखा था, तब सबने लगाए थे अपने घर पे, तो मैंने वो गाना अपने ही घर से रिकॉर्ड करके भेजा। और मैंने फ़ोन पे ही, क्योंकि उस टाइम ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, तो सोमू दादा हैं हमारे जिन्होंने गिटार उसमें प्ले की, गौरव कार्तिक अपने घर थे जिन्होंने उसका म्यूज़िक किया, तो हम सब अपने अपने घर से हम लोगों ने काम किया, एंड वो गाना आई थिंक 7-8 महीने बाद रिलीज़ हो गया था। तो वो एक मैनू लगता कि रब ने मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी अपने आप भेजी सी, और था वो वक्त था और वो हो गया बस। बहुत बढ़िया जी। अभी भी आप, आई एम श्योर, किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होगे। हाँ जी सर, मैं अभी अपने ही गानों पे काम करता हूँ और अपने ही चैनल पे म्यूज़िक करता हूँ, ऑलमोस्ट सारे गाने। तो बस मैं बनाता रहता हूँ, रिलीज़ करता रहता हूँ, फिर वो रिलीज़ हो जाता है, 15-20 दिन बाद फिर अगले गाने के बारे में सोचता हूँ। तो यही प्रोसेस है सर। गानों की तो आपने कतार लगा रखी है बिल्कुल। सर वो लगानी पड़ेगी वो लगानी पड़ेगी, क्योंकि ना जनरेशन बहुत बहुत फास्ट हो गई है,
और अगर आपको सस्टेन करना है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। वैसे आपके ज़्यादातर सॉन्ग्स जो हैं मैंने देखा है उनकी ओवरऑल बहुत हाई व्यूअरशिप है, मतलब 100 मिलियन प्लस होना, इट्स रियली एन अचीवमेंट। जी तो सर। मतलब उसके बाद भी हाउ यू फील, इतने ग्राउंडेड आप कैसे रहते हो, इतनी हम्बलनेस आप में कहाँ से आई है, ये जरूर समझना चाहेंगे सब। नहीं सर, मुझे यूँ लगता है ये काम है मेरा, ये मैं खुद के लिए करता हूँ, ये मैं अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, और ये मैं अपने सपनों के लिए कर रहा हूँ। ये किसी पे एहसान तो मैं कर नहीं रहा। ये मैं करना चाहता था। तो एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, अगर मुझे कोई एरोगेंट इंसान दिखता है मेरे सामने, या कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता, तो आई डोंट केयर हु ही इज़, मैं शीशे की तरह रिफ्लेक्शन मारता हूँ। आप मुझसे अच्छे से बात करेंगे, मैं आपसे हम्बल रहूँगा। आप मुझसे बदतमीज़ी करेंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ कि बदतमीज़ी सहता हूँ, मैं वैसा ही रिप्लाई करता हूँ। कोई चलाकियाँ करदा, फिर उन्होंने रियलाइज़ भी कराना मैं कि दुनिया आपसे भी चालाक है। तो मुझे यूँ लगता है कि अगर मुझे ये सब पसंद नहीं है किसी का, तो आई थिंक वो मुझ में भी नहीं होना चाहिए। वेरी थॉटफुल, यस। वेरी थॉटफुल एंड मोटिवेटिंग, आई मस्ट से। एंड जॉब, आपकी भी अपनी जॉब है सर, और मुझे यूँ लगता है कि इस धरती पे जित कोई भी आदमी काम कर रहा है, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, और सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और इस मसले में मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ गुरदास मान जी का, क्योंकि गाने चल जाते हैं, सब चलता है, वक्त आता है आर्टिस्ट का, ग्रो होता है, अप एंड डाउन चलते हैं, बट आई थिंक वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी लेगेसी चल रही है कितने ही वक्त से, और आज भी उनके चाहने वाले बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, तो मैं कई ऐसे शोज़ में जाता था जहाँ मुझे पता लगता था कि कल यहाँ पर गुरदास मान जी आके परफॉर्म करके गए, या और भी आर्टिस्ट का पता लगता था, बट वो जो साउंड लगाने वाले उनकी लेबर होती है, या जो टेक्नीशियंस हैं, वो लोग बताते होते थे कि क्या आदमी है वो, बड़े हम्बल गले से हैं। लगा लेते हैं, झुक के मिलते हैं। मतलब वो बेसिकली, मुझे यूँ लगता है कि पेड़ मजबूत करना ना, तो जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी, मतलब पेड़ ना गिरे इसके बिल्कुल लिए जड़ें मजबूत करनी बिल्कुल। पड़ेंगी। और एक इंसान के लिए, या एक आर्टिस्ट के लिए ना, वो जड़ उससे मिलने वाला हर एक शख्स है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो काम जो मर्जी करता हो, लेकिन वो हमेशा अगर आपसे मिल के आपकी तारीफ कर गया ना पीठ पीछे, तो इसका मतलब आपने उसको हमेशा के लिए जोड़ लिया। बहुत डजेंट मैटर आपका गाना उसे पसंद आया नहीं आया, बट वो आपको याद रखेगा हमेशा। क्रक्स इज के यू हैव टू बी द बेस्ट ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। यस। ऐसे करियर में टफ मोमेंट भी आते हैं, आपके बिल्कुल भी आते हैं जरूर सर। आए होंगे, ठीक है। तो आज पीछे मुड़ के देखते हो, तो ऐसा कोई टफ मोमेंट जिसने आपको स्पार्क किया हो, फिर आप यू जस्ट नाउ नो लुकिंग बैक। नहीं सर, ऐसा नहीं है। टफ मोमेंट्स तो हर रोज़ होते हैं, हर गाना रिलीज़ होने के बाद हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत बढ़िया गाना बनाया, और फिर हम अपने आप से ही कम्पीट कर रहे होते हैं कि पिछला गाना अगर ज़्यादा चल गया तो ये वैसा क्यों नहीं कर रहा। तो फिर आप सोचते हो उसके बारे में। तो ये रेगुलर एक्सरसाइजेज है, ये चलती रहेंगी। टफ मोमेंट सर, मुझे अगर जो चीज़ किक करती है, मुझे यूँ लगता है कि जब मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, मेरा एक भी गाना नहीं था। मैं जाता था, परफॉर्म करता था, हम अपना साउंड चेक भी खुद करते थे, मैं अपना मैनेजर भी खुद ही होता था। तो उस टाइम उतनी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिलती है आपको, जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं है। तो मुझे यूँ लगता था कि मेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए, जहाँ पे भी मैं परफॉर्म करने जाऊँ, लोगों को पता हो कि कौन परफॉर्म करने आ रहा है ना। उसके मेरे खुद के ओरिजिनल गाने होने चाहिए। और टचवुड, आज 1 डेढ़ घंटे का हम शो करते हैं, अपने ओरिजिनल गानों के साथ करते हैं, तो मुझे वो अचीवमेंट लगती वो है। व्हेन बड़ी आई बात लुक बैक एंड आई जब मैं सोचता हूँ कि शुरू किया था तो सब गाने लोगों के होते थे, आज सब गाने अपने होते हैं, है, ये तो मुझे बहुत बड़ी अच्छा बात लगता है। बस मैं देखो, इतना लॉन्ग परफॉर्म करना, लाइव परफॉर्म करना अपने ही गानों के ऊपर, जी। ये बड़ा सेंस ऑफ प्राइड है। और उससे भी मज़ेदार चीज़ ये है कि उस पूरे शो के अंदर आपके ऐसे गाने नहीं कि सब सुपर हिट गाने हैं, पर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि जो मेरे गाने नहीं चले, वो भी लोगों के जहन में बैठे, उनको परफॉर्म करने का तरीका, और उन गानों को लोगों के दिल में घुसाने का तरीका। तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। हिट गाने तो सब गाते ही हैं आपके साथ, बिल्कुल। और मैं बता के गाता हूँ कि ये मेरा गाना चला नहीं है, बट आई मेक श्योर आज इसको आप लाइव सुनेंगे तो आप घर जाते हुए ज़रूर सुनेंगे। फिर आपका ये कहाँ से आया, दिल तू जान तू, ये तो मतलब इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए सारे। बस सर, ये भी वहीं से ये भी आया जहाँ आपने से। कोई क्या सोचा? कुछ नहीं सर, ये वही रेगुलर एक्सरसाइज वाली बात ओके, है। इसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। जी सर, अगर मुझे ये पता होता कि ये गाना इतना चलेगा,
तो मैं अपने ही चैनल पे ये रिलीज लिस्ट बहुत लंबी है, अभी ये इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा सारी लिस्ट उठाने के नहीं, लिए, ऐसा ऐसा इसलिए नहीं है सर। मैंने जितने भी आज तक गाने बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी गाने पे एफर्ट ज़्यादा लगाया है, किसी पे कम लगाया। आई थिंक ये होना होता है, और ये हर गाने की अपनी अपनी किस्मत होती है। मेरा एक गाना है पिंजरा, मैंने आज तक जितने गाने रिलीज़ किए हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो क्या 99% खुद के ही लिखे किए हैं। और एक गाना है पिंजरा जो जानी भाई ने लिखा था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने एक गाना बनाया है, ये गाना ना तू ही कर सकता है, क्योंकि उस जोन के गाने कोई और आर्टिस्ट करता ही नहीं था पंजाब में उस वक्त। मेरे को उन्होंने गाना सुनाया, मैंने कहा यार ये बहुत डार्क गाना है, मतलब मैनू पिंजरे दे विच कैद करो मैं ना उड़ना चाहवा। मैंने कहा यार ये मेरे को नहीं लगता लोगों को समझ आएगा। फिर भी मेरे बड़े भाई हैं निखिल भाई, जो मुझे मैनेज भी करते हैं, ही इज़ लाइक ब्रदर, ही इज़ माई मेंटोर, बताते रहते हैं कि ये करते हैं ये करते हैं। ही इज़ द वन हु गिव्स मी किक, हु गिव्स मी पुश। तो उनको बहुत श्योरिटी थी कि नहीं यार ये गाना बहुत अच्छा है। तो मैंने वो गाना किया, और वो गाना मुझे लगता है कि व्यूज़ वाइज आई थिंक वो 40-45 या 50 मिलियन होगा। बट आज तक जितनी तारीफ उस गाने की हुई है, नो डाउट। उतनी शायद किसी और गाने की किसी ने नहीं की है। बहुत सारे, अब दिल तू जातू है, दोस्त बन के है, बहुत सारे गाने हैं, बट उस वक्त पीपल अप्रिशिएटेड कि किसी बंदे ने स्टेप लिया और ऐसा गाना किया जो लोग नहीं करते। आई थिंक आपको करते रहना चाहिए, यू नेवर नो कि आपका कौन सा गाना कहाँ तक हाँ, पहुंचेगा और उसको लोग कैसे सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यस। तभी फिर आपने एक और डाइवर्जन करने का सोचा जया किशोरी जी के साथ। हाँ, वो उसकी क्या स्टोरी है? वो आपने एक बड़ा बहुत सुंदर सॉन्ग बनाया पहले तो, जी बड़ा धार्मिक है, बड़ा सुंदर है, कल्चर को प्रमोट करता है, एक बड़ा अच्छा कनेक्ट है उस सॉन्ग के अंदर। सर, ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी आईपी स्टार्ट की है गुरनज़र लाइव के नाम से। ओके। तो उस आईपी में जब मैं शुरुआत करना चाहता था तो मैंने सोचा था कि मैं एक प्रेयर के साथ करूँगा। मैं उसको धार्मिक गाना भी कह सकता हूँ, बट मैं जो भी लिखता हूँ, जो भी डिवोशनल लिखता हूँ, तो मैं उस वे से लिखता हूँ कि मेरा विजन है कि मेरे धार्मिक गाने का स्कूल में प्रेयर लग जाए। मैं चाहता हूँ ये कि बच्चे गाएं सुबह प्रेयर वेरी में। नाइस। तो मैंने वो प्रेयर लिखी थी, सतनाम वाहेगुरु के सब कुछ देण वाला भी वही, सब कुछ खोण वाला भी हो। दैट वाज माय फर्स्ट प्रेयर। जब वो गाना पहले मुझे था कि मैं, बहुत सारे आर्टिस्ट थे ऐसे, आई विल नॉट नेम एनीबडी, जिनसे मैंने अप्रोच की कि वो गा दें। वो मैं नहीं गा, मैं मेरे से ज़्यादा अच्छा अगर वो गाएंगे तो ज़्यादा अच्छी जाएगी। बट वो पता नहीं किसी ने की नहीं, वो शायद भगवान चाहते थे कि ना करे कोई। तो मैंने ही गाई, मेरे को लगा कि मेरा शो है, मैं ही गाता हूँ ना। तो फिर वो जब मैंने जस्सी पाजी को सुनाई, जस्सी गिल पाजी को, तो उनकी ऑलरेडी बात होती थी जया जी से कि हम कुछ रिलीजियस करेंगे। तो वो गाना उन्होंने जया जी को भेजा। तो जस्सी पाजी ने बोला कि ये गाना सतनाम वाहेगुरु तू, मैं और जया किशोरी जी हम तीनों करते हैं। राइट। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे। बट वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, शायद भगवान ही नहीं चाहते थे कि वो गाना हमारा किसी और के साथ हो। लिखी होंगी हर चीज़ दी किस्मत। तो मैंने वेट किया, और वो ना लेट हो रहा था थोड़ा सा, और मेरा शो भी लेट हो रहा था उस वजह से, तो वो मैंने अकेले कर दिया बहुत रिलीज। सुंदर सॉन्ग, जी। बहुत ही सुंदर और वो सॉन्ग। बहुत बहुत टच वुड, मेरे ख्याल से जितने भी लोग डिवोशनल गाने सुनते हैं, एवरीबडी नोज दैट सॉन्ग, यस। दैट प्रेयर। और स्कूल में जो मैंने प्रेयर की बात की, एक स्कूल है यहीं पे मोहाली में जहाँ पे बच्चों को एज अ प्रेयर वो गवाया जाता है। दैट सॉन्ग, जी। वाओ। और मैंने उनसे, उन्होंने मुझे वीडियोस भेजी थी, और मैंने बोला था कि किसी दिन मैं आके बच्चों के साथ ये शूट करूँगा। तो वो भी मुझे करना है उनके साथ। तो उसके बाद फिर जस्सी पाजी कहते हैं यार तूने ये तो कर लिया, अब हमारे लिए कुछ और बना के दे, क्योंकि इनको तो करना ही था कुछ। राइट। तो फिर मैंने उनके लिए एक गाना लिखा था, गाना नहीं, आई एम रियली सॉरी। फिर मैंने उनके लिए एक डिवोशनल सॉन्ग लिखा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो वो फिर उन्होंने किया, वाओ। बट दे वांटेड टू डू समथिंग विद मी। तो फिर मुझे लगा कि अब ये तो हो गया, तो फिर मुझे जया जी ने बोला कि करते हैं कुछ डिवोशनल। तो फिर उसके बाद मैंने उनके साथ हरे रामा हरे कृष्णा किया। बहुत सुंदर सॉन्ग है। जी जया जी बड़ी स्पिरिचुअल लेडी हैं, बड़े लाखों लोग उनको अटेंड करते हैं। जी। जिस तरह की वो मोटिवेशनल स्पिरिचुअल, सोशल मीडिया फॉलोइंग भी बड़ी ज़बरदस्त है उनकी। कैसा एक्सपीरियंस था वैसे उनके साथ? उनके साथ, किसी भी अच्छे इंसान के साथ काम करके ना आपको समझ आ जाता है कि वो वहाँ पे क्यों है। राइट। वो उस इंसान की एनर्जी, वो उस इंसान का एफर्ट, वो उस इंसान की सोच,
ही लेके जाती है उसे वहाँ तक। तो जब मैं उनसे मिला तो पहली बात तो एनर्जीज ही आपको बता देती हैं कि एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ते हैं, है ना। आप एज ऑरा क्या लेके चलते हैं अपने साथ, अगर आपका ऑरा ही अच्छा नहीं है तो कौन जुड़ेगा आपके साथ? मेरे को नहीं लगता कोई जुड़ेगा आपके साथ। और प्लस वो बचपन से ही कथाएं करती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, तो आई थिंक उनकी भी जर्नी बहुत लंबी है। वो दिखती हमें बहुत बाद में है जब वो वायरल हो जाता है सब कुछ, यस, बट वो बहुत वक्त से वो सब कर रही हैं और बहुत ही हम्बल हैं। मुझे उनसे मिलके लगा ही नहीं कि इतनी बड़ी शख्सियत इतनी डाउन टू अर्थ हो सकती है। शी इज़ वेरी कूल, बहुत ही स्वीट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी रेस्पेक्टफुल। वो मुझे लगता है कि जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि हर इंसान को अपने साथ जोड़ने वाली बातें, जो भी मुझे लगता है उनसे मिला होगा ना आज तक, वो इंसान उनके साथ जुड़ता ही जा रहा है। थोड़ा सा आगे चलें जरा, अब आपके आगे लाइफ प्लानिंग में। हाँ जी, आइए सर। देखो, आप अपनी कुछ गाइडेंस क्या देते हो जो अपकमिंग जो जनरेशन है, मतलब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री सो फैसिनेटिंग। एक तो वैसे भी इसमें जिस गन कल्चर इतना ज़्यादा रहा है, आपके सॉन्ग्स में ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं देखी गई। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द गन कल्चर, आई मीन देर आर वेरी गुड आर्टिस्ट जिन्होंने इसको बड़े ग्रेसफुली भी प्रेजेंट किया है, और इसका एक इम्पैक्ट भी पंजाबी इंडस्ट्री को देखने को मिला है रिसेंट पास्ट में। काफ़ी उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। कैसा देखते हो आप इस ओवरऑल सिनेरियो को? सर मैं ये चाहता हूँ कि कभी मेरे गाने पे, मेरे किसी भी गाने पे, किसी फंक्शन में गोली ना चले और उस गोली से कोई मरे ना। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं या जितना भी कोई क्राइम होता है उसमें ड्रग्स और गन कल्चर वाले गानों की बहुत भूमिका है उसमें। क्योंकि मैंने जब कॉलेज में, आपने भी लड़ाइयाँ देखी होंगी, हर बच्चा वो फेस जी करता है। बिल्कुल। तो मैंने तो जितनी लड़ाइयाँ देखी ना, तो वो मुझे इतना पता है कि वो ड्रग्स में इन्फ्लुएंस्ड थी। चाहे वो शराब पी के की हुई हो, चाहे वो अफीम खा के मुंडे लड़े हों, चाहे वॉट एवर। सोफी बंदा सोचदा 10 बारी राइट, कि मैं करा या ना करा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ड्रग्स की बहुत इन्फ्लुएंस है। और प्लस उस ड्रग्स के इन्फ्लुएंस के बाद जब ऐसे गाने सुनते हो, अब जैसे कई बारी मैं आपको खुद की भी बात बताता हूँ जो कि बहुत गलत रही है एक वक्त पे। तो देर वॉज अ टाइम जब कभी कभी मैं भी फास्ट ड्राइविंग करता था, और वो फास्ट ड्राइविंग के अंदर भी उन गानों की भूमिका होती थी, क्योंकि गाड़ी तेज चलानी है तो एनर्जी वो भी किक वैसे आता है, वो चाहिए, किक वो आता है ना, किक वो आता है। देख के आप उसमें और इन्फ्लुएंस हो मैं जाते हो। भगवान का सिर्फ शुक्रिया करता हूँ कि भगवान आपने मेरी ज़िंदगी से वो वक्त अच्छे से निकाल दिया कि वेरी उस दिन मैं नाइस। सही से घर पहुँच गया था ना, तो थैंक यू। तो मैं ये नहीं चाहता कि कभी मेरे गाने के ऊपर किसी शादी में गोलियां चल रही हैं, और क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे गानों पे ये हादसे देखे हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब के यस, ऊपर। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे किसी गाने पे ऐसा कोई हादसा हो। क्योंकि इसमें देखा गया है नॉट ओनली कि ये एक गन कल्चर तो प्रमोट हो ही रहा है, ड्रग्स कल्चर हो रहा है, बट समवेयर ये एक प्रोवोकिंग जेस्चर्स भी जाते हैं कई बार इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स। पर सर तो इसमें ना आर्टिस्ट की कोई गलती नहीं है, मैं आपसे सच्ची बात बताता हूँ। देखिए, हर बंदा चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो हो, ठीक है। आप कुछ भी करेंगे तो डेफिनेटली यू वांट कि आपका किया हुआ काम मासेस में जाए। बहुत सारे आर्टिस्ट के आपने सर इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिनके गाने हैं गन कल्चर पे, और वो चले भी बहुत हैं। तो उन आर्टिस्ट के आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिन्होंने अच्छे गाने भी बहुत बना रखे हैं, बट जेन्युइनली वो स्ट्रीम नहीं करते लोग। पता नहीं मुझे क्यों नहीं करते हैं, बट बहुत कम स्ट्रीम होते हैं इन कंपैरिजन इफ़ वी कंपेयर चकमे गाने और सियाने गाने। तो अब जिसे ग्रो करना है, क्योंकि गाने सिर्फ एफर्ट्स नहीं मांगते, गाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत वक्त लगता है, और जब वो गाना नहीं चलता तो आपको बहुत बुरा भी लगता है। तो वो सब करके देखा हुआ उन्होंने, और जब वो ऐसे गाने करते हैं और वो गुड रिस्पॉन्स देते हैं तो डेफिनेटली फिर और मोटिवेशन आता है। और लोग भी उसको देख के वैसा म्यूजिक क्रिएट करेंगे। ये मुझे लगता है या तो ऑडियंस सुनने छोड़ दे, या तो ये तो ऑडियंस देखिए, बाइकआउट कर दे कि हमें गन कल्चर के गाने सुनने ही नहीं है, यस, तो आर्टिस्ट नहीं बनाएंगे। हाँ, कोई फोर्स तो कर नहीं रहा है उनको। हाँ, कोई मैं ये आपको तो सिलेक्शन है आपकी, आप नेटफ्लिक्स पे सब तरह का कंटेंट आता है, जी, आप वही देखते हो जो आपको पसंद है। बट सर वैसी ऑडियंस बहुत कम है ना। तो मैं कहता हूँ अगर गन कल्चर के गाने सुनने वाली ऑडियंस कम हो जाएगी तो गाने भी बनने अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये किसी की गलती नहीं है, अब इसकी ऑडियंस ही ज़्यादा है तो इसलिए शायद वो गाने बना रहे हैं, बट मैं नहीं करना चाहता, वो एक अलग जी। चीज़ है। और मेरी आवाज़ पे ना वो जचते भी नहीं है, तो
ये फैक्टर है कि मैं करता नहीं हूँ वैसे गाने। आप लोगों में ना वो शाहरुख खान वाला ना पैशन और प्यार जगाते हो बेसिकली अपने गानों से, जो बेसिकली जो शाहरुख खान वाज नॉन फॉर हिज यू नो द फीलिंग्स, जो 90s में और 2000 में उसने रूल किया ना, जी सर। दैट आई थिंक इज कमिंग फ्रॉम योर सॉन्ग्स। सर वो बहुत बड़े हैं, अभी वहां तक पहुंचने में पता ही नहीं कितना वक्त लग जाएगा हमें। नहीं आप और बट फर्स्ट, जर्नी है सर, लगे हुए हैं देखिए। आप यू नो द 1000 miles ऑफ जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। जी ये सर। बड़ी पुरानी कहावत है, और आपका वो फर्स्ट स्टेप बहुत सॉलिड स्टेप इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार के साथ हो चुका है। जी, तो कंग्रेचुलेशन टू यू, वो बहुत बड़ी चीज़ है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बड़ी थैंक बात यू। है जी, ये बहुत बड़ी बात है। म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप अपने आप को देखते हो, अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री में नहीं रहे होते तो कहाँ होते? अगर सर मैं म्यूजिक में नहीं आता ना, तो एक मतलब तो आपका मैं, क्या पैशन होता फिर? सर मैं एक्चुअली, ये सबको पता है जितने भी लोग मेरे पहले इंटरव्यूज देख चुके हैं, मैं पहले जॉब करता था, आई वाज अ स्केटिंग कोच। मैं स्केटिंग सिखाता था, गिटार सिखाता था, और प्लस छोटे मोटे बिजनेस कर लेता था अपने लेवल के जिसमें सॉक्स की होलसेलिंग करता था मैं जी शॉप्स पे जाके। जी तो बहुत ऐसे ऐसे काम हैं, तो मुझे जहाँ से भी थोड़े बहुत पैसे बनते थे मैं कोशिश करता था कि बन जाएं। बट जो सबसे ज़्यादा प्राइम मेरी जॉब थी और जो मुझे करना बहुत पसंद था, वो रोलर स्केटिंग ही है आज भी। और मतलब अब तो खैर म्यूज़िक है, बट इससे पहले स्केटिंग ही थी। और मेरे लेटेस्ट गाने में मैंने स्केटिंग की ही है। और अब मैं सच बताऊं, मैं अपना पैशन दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहता हूँ। अब ऑलमोस्ट मेरे जितने भी गाने आएंगे जिसमें मैं स्केटिंग कर सकूंगा, उन सब गानों में मैं स्केटिंग करूँगा, क्योंकि स्केटिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया। जब मैं सिंगिंग में नहीं आया था तो मेरा घर स्केटिंग की वजह से चलता था, जो मैंने बचपन से की है, और मुझे बहुत मज़ा आता था उसमें भी। वेरी नाइस, यस। वेरी नाइस। स्केटिंग टू बॉलीवुड, तो ये तो जर्नी बड़ी सुंदर रही होगी, सर है ना? बहुत बहुत बढ़िया। स्ट्रगल भी आया होगा, बहुत तरह के अप्स डाउन्स, बिल्कुल सर। सब तरह के देखे होंगे, मतलब दैट फीलिंग मस्ट बी देयर। जी, ਉਹ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਦਾਲ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਟੇਸਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਜਰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂਅਰ ਬੈਸਟ, ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਇਟ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। तो सर मैनू यही है कि बस बिना कुछ सोचे या बिना कंपेयर किए या बिना अपने आप को देखे कि मैं इंडस्ट्री में कहाँ स्टैंड करता हूँ या कहाँ स्टैंड नहीं करता, मुझे लगता है ये चीज़ें सोचनी ही नहीं चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बेसिक लाइन है ये, मतलब आई थिंक ये लाइफ का आपने क्रक्स बोला है कि कोई इंसान है किसको जितना जल्दी समझ ले कि डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी, और अपनी जर्नी चलते जाओ, गिव योर बेस्ट, और फिर बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो। बिल्कुल। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको मेहनत का रिजल्ट ना मिले, और वो जीते जागते आप बैठे हो सामने। नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और मुझे लगता है बिना मेहनत के कोई आदमी कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। तो हर सक्सेसफुल इंसान का स्ट्रगल अलग है, पर स्ट्रगल तो सबका ही है। सबका है, बिल्कुल। तो आप एक स्टैब्लिश्ड म्यूजिशियन हैं, आप सिंगर हैं, कंपोज़र भी हैं, अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे प्लान करते हो? लेट्स कम टू लेट द पीपल अंडरस्टैंड पहली आप बात अपनी तो सर, इन्वेस्टमेंट्स मेरी कैसे प्लान करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है नहीं सर जी। मेरी एक सोच है जो शायद गलत भी हो सकती है। मैं सर जो आज है ना मेरे पास, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करके जीने में विश्वास रखता हूँ। मेरी तमन्ना ऐसा नहीं है कि मैं बहुत प्रॉपर्टीज़ बना लूँ, बहुत पैसा जोड़ लूँ और किसी ऐसे के लिए छोड़ दूँ जिसे शायद उसकी कल को कदर ही ना हो। वेरी राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी ये करने में निकाल जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का जो होशर होते हुए मैंने कई केसेस में देखा है ना, आई डोंट वांट दैट। आई एम हेयर टू लिव माई लाइफ, जिन्नी भी मैनू रब दवे, मैं मज़े लेके जाना चाहना। अज जो मैं खाना पीना चाहना, अज जो मैं पाना चाहना, अज जेड़ी गड्डी च मैं ड्राइव करना चाहना, मैनू लगदा कि मैं उहदे लई काम कर रहा। आई वॉन्ट माई मॉम कि वो कदे भी किते जाते हैं, उन्हों का जो करन नूं दिल करे, उन्हों का जो खरीदन नूं दिल करे,
ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਦੌੜ ਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼, ਹੋ, ਸਭ ਦੌੜ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। वेरी राइट। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ भी याद है, रीबॉक का ना कॉपी आती थी रीडॉक, और एडिडास की आती थी एबीबास। वाओ। तो वो डाल के भी टाइम टपाया है। उसके बाद जब बिग बाज़ार नया नया आया तो मैंने पहला रीबॉक का जूता लिया था, और वो तब तक पहना था जब तक वो नीचे से तले से गंजा नहीं हो गया था। और आज जो मेरा डालने को दिल करता है वो मैं ले लेता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि काश मैंने इसकी जगह कोई फ्लैट ले लिया होता, कुछ ले लिया होता। मुझे ये खुशी देता सर। मेरी बहुत बेसिक सी ही नीड्स हैं, और वो ये है कि मुझे अपने आप को खुश रखना है। बहुत सुंदर। और इन्वेस्टमेंट्स में ये नहीं कहता कि सारे पैसे तुसी खान पीन ते कपड़े ते ही उजाड़ दो, वो भी बेवकूफ़ी है। तो मुझे यूँ लगता है कि अपनी ज़िंदगी में आप इतना इन्वेस्ट करो कि कल को मुसीबत पता नहीं कदों आ जाती है। वो एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आपका बैकअप इतना होना चाहिए कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। आपके पास एक इतनी सफिशिएंट अमाउंट की पूंजी होनी चाहिए, चाहे वो आप लैंड लें, कुछ भी लें। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट ही प्रॉपर्टी है। जी बिल्कुल। मैं किसी को मोटिवेट नहीं करता कि आप म्यूचुअल फंड्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये हवा में है। ये टेंजिबल एसेट है, थोड़ा सा इट हैज। मुझे नहीं पता ये ठीक है या गलत है, बट मुझे सबसे आज तक जो लेफ्ट और राइट देख के समझ आया है, वो मुझे लगता है कि आपके पास पैसे हैं तो आप में से उसमें से कुछ अमाउंट जोड़ के अपने फिजिकल एसेट्स बनाते जाइए। जैसे कि आप गोल्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती प्रॉपर्टी की, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि आप गोल्ड ले लीजिए। क्योंकि हर साल गोल्ड महंगा होता है और होता ही जा रहा है। बिल्कुल। और ऐसे ही लैंड है। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप फ्लैट्स में इन्वेस्ट करो, या वो ठीक है, वो भी अलग, बट मेरा विश्वास ये है कि आप लैंड ले लीजिए, क्योंकि जितनी अप्रिसिएशन आपकी ज़मीन आपको देती है उतनी कोई और चीज़। ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं तो यही करता हूँ सर। नहीं, बहुत अच्छी, बड़े ही सुलझे हुए विचार हैं आपके। सबसे बड़ी बात तो कि मतलब अपने आप को भी खुश रखना है और अपना प्लान भी, बैकअप प्लान भी रेडी रखना है जी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। हाँ, और मैं सर अब तो खैर अपने गाने करता हूँ अपने चैनल पे, तो वो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है जो मैं खुद पे ही करता हूँ। चले ना चले डजेंट मैटर। मैंने एक एम बनाया हुआ खुद का, जो मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल इतना करे, और उसको जब वो प्राइम टाइम पे हो, आई विल सेल इट एंड आई विल टेक इट एग्जैक्ट एक वक्त के बाद, तो उस पर भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बैलेंस करके चलता हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक 2 लाइनें अपने कोई बेस्ट ऑफ योर सॉन्ग सुनना चाहेंगे सब। सर गाने बहुत हैं मेरे, बहुत गाने हैं, पर मुझे जो मेरे गानों में से सबसे अच्छा गाना लगता है, और शायद वो उतना नहीं चला जितना मुझे उससे उम्मीद है, और वो ऐसा गाना है जिसने एक बार ही सुन लिया वो उस गाने से जुड़ गया। उस गाने का नाम है जाम। उसकी लाइन है कि पी लेने दो हमें ये जाम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि याद आ रहे हैं वो जिन्हें भुलाना ज़रूरी है। क्या बात है। तो ये गाना है, मैं आपको गा के सुनाता हूँ। ऑडियंस जरूर वेट कर रहे हैं ताकि वो लोग तुरंत गूगल कर सके, यूट्यूब कर सके और उसको प्ले कर सकें। देखिए, पीने में बुराई नहीं है, लिमिट में। तो ये गाना मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो इमोशनल ड्रंकर्स हैं। पी लेने दो हमें के जाम लगाना ज़रूरी है, पी लेने दो हमें के जाम लगाना ज़रूरी है, याद आ रहे हैं वो जिन्हें भुलाना ज़रूरी है। क्या बात है। हाय, याद आ रहे हैं वो जिन्हें भुलाना ज़रूरी है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। थैंक यू सर। बहुत सुंदर है। बस अब जाते जाते आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। अभी लेटेस्ट ये जो पिछले 15-20 दिनों में इंडिया पाकिस्तान के साथ जो एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन खड़ी हुई है जी सर, काफ़ी आर्टिस्ट को इंडिया ने तो बैन कर ही दिया है, जो नीड ऑफ द आवर भी है जी सर, कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट वोंट परफॉर्म, और इंडियन चैनल्स को भी पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है जी सर। तो
Punjabi music industry especially seems lot affected because of that. सर पंजाबी इंडस्ट्री को कोई इफेक्ट नहीं है। तो वही मैं समझना चाह रहा था कि ये- इस तरह की या ये परसेप्शन है या वाकई में इसका कुछ मतलब व्हाट शुड बी द सिनेरियो? मैं बताता हूँ सर, पंजाबी इंडस्ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाबी इंडस्ट्री पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करे या ना करे, ये तो चल रही है बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही बॉलीवुड भी बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान भी बहुत बढ़िया चल रहा है। पर ये पाकिस्तान के आर्टिस्टों के लिए इतना बड़ा बैकफायर है कि उनकी सबसे ज़्यादा जितने भी उनके सक्सेसफुल म्यूज़िक रहे हैं, जितने भी उनके सक्सेसफुल आर्टिस्ट रहे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा किसी वक्त पे जब इंडिया में उनका आके परफॉर्म करना लीगल था तो इंडिया से ही कमाते थे। बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि अगर वो 100% कमाते थे तो अब सिर्फ 10% पे ही रह गए हैं वो लोग। राइट। ठीक है, इंटरनेशनली शोज़ करते हैं, उनके शोज़ सेल आउट होते होंगे, बट इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है और इंडिया में उनकी इतनी लिसनरशिप थी जो इन सब चीज़ों से अफेक्ट होकर आज शून्य होगी। और आई थिंक वो कंट्री के एक्शंस की वजह से होनी बनती भी है। नो डाउट कंट्री के एक्शन की वजह से। देखिए सबसे पहले आईपीएल के प्लेयर्स ने किया, पाकिस्तान के प्लेयर्स वर बैंड कंप्लीटली टू प्ले इन आईपीएल। आज आईपीएल प्रॉब्ली वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है। बिल्कुल सर। और सोचिए कि उनके प्लेयर्स को क्या लगता होगा देख के, मतलब उनकी पीएसएल का टोटल जो बजट भी है वो आईपीएल के एक मैच बराबर नहीं होता। और वो किस वजह से, वो सिर्फ मुल्क की वजह से, मुल्क की सत्ता की वजह से, और वहाँ जो टेररिज्म पल रहा है उसकी वजह से। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग वहाँ नहीं होंगे, सर, बहुत होंगे, जरूर होंगे, बट वो सब इसी वजह से अफेक्ट हो रहा है और आई थिंक होना बनता भी है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। कल आपने क्योंकि यहीं से कमाए हुए पैसे अगर टेररिज्म प्रमोट करने में यूज हो रहे हैं, तो वेपन्स लेने में और इनोसेंट लाइव्स लेने में यूज हो रहे हैं, तो फिर आई थिंक इस कंट्री से उनके पास कोई पैसा जाना ही नहीं जाना चाहिए। वी स्टैंड यूनाइटेड विद द कंट्री ऑन दिस। सर 90% ऑडियंस ना किसी भी आर्टिस्ट की, इवन की चाहे वो गोरे हैं, चाहे वो काले हैं, चाहे वो ब्राउन्स हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे कोई भी है, सबसे बड़ी लिसनरशिप इंडिया है म्यूजिक की। बिल्कुल। कोल्ड प्ले की लाइफ का सबसे बड़ा शो इंडिया में हुआ है गुजरात में। वाओ। गुजरात में 1.25 लाख लोग थे उस स्टेडियम में। तो सोचिए कि एक इंग्लिश आर्टिस्ट अगर इंडिया में आके सबसे बड़ा शो करके जा रहा है तो इंडिया में कितनी व्यूअरशिप और कितनी लिसनरशिप है। नो डाउट, कभी भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे गाने वहाँ कोई सुने या ना सुने। हमारी खुद की कंट्री ही इतनी कैपेबल है कि हमें यही चाहिए और यही चलेगी। And end of the day, we are Indians and we have to stand united with our country. और सर कभी कभी मुझे लगता है डेफिनेटली सर ये तो करना ही पड़ेगा। वहाँ पे सोल्जर जान दे रहा है अपनी, जिसके परिवार को जब आप आराम से रात को न्यूज़ देखते हुए खाना खा रहे हो। मेरे को लगता है जब लड़ाई चल रही थी, मैं आसमा फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन है वहाँ पर गया, तो वहाँ पे मुझे एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ मिली। तो मुझसे बात करते करते ना रो पड़ी हूँ। कहती है कि जिस दिन से ये चल रहा है ना सर, मतलब मुझे ही पता है कि हाउ आई एम फीलिंग। और वो जज्बात सिर्फ उनकी फैमिलीज, वो खुद और कोई अपने दोस्त को अपने सामने जाते हुए देख रहा है ना वहाँ पे, उसके अलावा घर पे खाना और टीवी देखता हुआ इंसान महसूस नहीं कर सकता। और आई थिंक अगर आप जो इंसान अपने देश के लिए जान दे रहा है, अगर आप इतना सा भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते अपनी कंट्री के लिए कि आप एक इमोशन ही दिखा दो, आई थिंक देयर इज नो पॉइंट। फिर आप डिजर्व भी नहीं करते इस कंट्री से पैसे कमा के खाने का। बिल्कुल नहीं, दे नेवर स्पीक एनीथिंग अबाउट दिस। वो मतलब दे सपोर्ट देयर ओन कंट्री, ऑफ कोर्स। ये बड़ा सही डिसीजन है, कोई डाउट। ठीक है सर, उनके लिए वो ठीक होंगे, हमारे लिए हम ठीक हैं। बिल्कुल ठीक। हम किसी को ठीक या गलत समझाने नहीं आए। आप कहना नहीं चाहिए हुण चोर नूं चोर को वो कहना मानदा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡੰਡਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ना ਉਹਦੇ। वो फिर 3rd डिग्री ਤੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ कि हाँ जी, 3rd डिग्री ਤੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ये 3rd डिग्री ही चल रहा है अब। हाँ जी। इस बार इंडिया ने तो 100% डिसाइड कर रखा है कि इनको एक फॉरएवर एक लेसन तो देना ही देना है, और वो बनता भी है सर, बनता भी है। और अमेरिका देखिए सर, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कहाँ मारा? पाकिस्तान में मारा ना। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मुल्क को पता ना हो कि इतना बड़ा टेररिस्ट और इतना बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन आपके मुल्क के अंदर है।
2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ। नहीं निकल सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ क्या आ रहा है। नहीं, Everybody knows everything, sir. एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट होती है It is just, absolutely, it 100%. is just how you know politics is portraying it. It is different, but for laymen, it is very bad. That's great. So nice to have you on the show. Thank you so much, sir. Really, It so was really it's nice a pleasure. to be here. Really, sir. thanks for your time, Thank you so much, sir. and we thoroughly enjoyed the discussion. Thank you. So Thank much. you, audience. Thank you so much. Thank you.